जय हिंद। जय हिंद। आज हम ज्योग्राफी के मॉडल पेपर के बारे में बताएंगे जो 12th है आर्ट के हैं विषय। तो आज चर्चा करेंगे जो भी विद्यार्थी 2024 को बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसके हम बारे में बताएंगे कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या चीज़ एग्ज़ाम में खास ध्यान देना होता है। आज सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आप समझ में आएगा। अगर थोड़ी देर देख कर छोड़ दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। परीक्षार्थी देखिए, पहला पॉइंट जो है, इस दो बात पे पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा तो आपका जो है पूरा आंसर राइटिंग आसानी से हो जाएगा, जिसमें कोई भी संदेह नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें यथासंभव ही अपने शब्दों में उत्तर दें। ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छा तरीका जानते हो उसको खूब लिख दें, ऐसा नहीं है। जितना शब्दों में कहा जा रहा है उतना ही शब्दों में आपको लिखना है। अब देखिए, दाहिनी ओर पर दिए गए अंक को पूर्णांक निर्देशित करते हैं, मतलब जो है जो दिए गए अंक है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क्स दिया है उसको निर्देशित आपको करना है। देखिए, आपका समय जो 3 घंटा 15 मिनट है, लेकिन ये समय जो लिख रहे हैं ये नहीं, इस कम समय रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट आपका समय रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट आपका समय रहेगा। पूर्णांक 70 मार्क्स रहेगा आपको। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग रहेगा, भाग 1 भाग 2 रहेगा। भाग 1 में खंड अ रहेगा, भाग 2 में खंड अ तथा खंड स्व रहेगा। देखिए, भाग 1 में जो है आपको 1 से 35 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, सभी 1 अंक का होगा। और भाग 2 में जो है गैर वस्तुनिष्ठ रहेगा, मतलब जिसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से देखिए एक रहेगा लघु उत्तरीय और दूसरा खंडनी बॉम्ब रहेगा दीर्घ उत्तरीय। देखिए, लघु उत्तरीय में 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 रहेगा और 10 प्रश्न का 10 प्रश्न का उत्तर देना है, मतलब 10 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, डबल रहेगा, नहीं 10 दूना 20 रहेगा, उसमें से 10 प्रश्न का उत्तर आपको देना। हमने 10 ही क्वेश्चन डाले। भाग 2 के खंड स्व में जो है दीर्घ प्रश्न रहेगा, जिसमें 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, मतलब यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 5 अंक का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का रहेगा। समझ गए? आप देखिए, 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना। हमने तो 3 क्वेश्चन ही डाले हैं, लेकिन आपको जो है 6 क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं। ये जो देखिए, आपको एग्जाम में बैठिएगा तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आंसर आपको सभी मिल जाएंगे देखने के लिए, 2 भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी। अब चलते हैं भाग 1 में। देखिए, भाग 1 यानी खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये बात आपको यानी कि लिखना ही पड़ेगा। नहीं, जब सब्जेक्टिव आप लिखिएगा तो ये बात लिखना ही पड़ेगा। भाग 1 खंड अ यानी ग्रुप ए, ये सब इसमें से लिखना ही पड़ेगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, मतलब इस तरह के ऊपर में लिखा हुआ रहेगा और मार्कशीट में, तो मार्कशीट में लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए, इसमें से आपको 1 से 35 तक देख रहे हैं ना, नहीं 1 से 35 तक में 4 विकल्प मतलब क्वेश्चन में 4 विकल्प रहेगा, उसमें से एक सही रहेगा। आपको उसी विकल्प को चुनना जो सही है, गलत को नहीं चुनना है, सही वाले को चुनना है। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता 2011 की मतलब जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या कितना, यानी भारत में जो है 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या कितना था। तो देखिए, इसमें दिया है 4 ऑप्शन। अब इसमें से सही कौन सा होगा, तो सही होगा आप सोच के बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम बता देते हैं, इसका जो है जनगणना मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यानी कि 121.01 करोड़ जो है भारत के उस समय जनसंख्या था लगभग में। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक
यानी एक कारक है जो भारत में पुरुष का प्रवास का मुख्य कारण बना देता है। प्रवास मतलब होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह गए और वहाँ कुछ काम धाम किए, फिर रुपया पैसा कमाए, 2-4 महीना में घर आ गए, तो इसी को हम प्रवास बोलते हैं। पुरुष यानी अपने घर छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाता है। जैसे प्रवास यानी गांव से गांव, जिला से जिला, नहीं जिला से गांव, गांव से राज्य भी हो सकता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवास करते हैं। तो देखिए मुख्य कारक जो है, यानी एक कारक जो है काम और रोजगार है। काम और रोजगार के तलाश में प्रवास करते हैं पुरुष लोग। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, नहीं भारत की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की लक्षण का अंग नहीं है। इसका मायने रखता है जो है, इसका आंसर हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यही इसका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है कहता है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है को मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल, ऐसा नहीं गलती करना कि रोपण फसल नहीं है मार दीजिएगा कॉफी, गलत हो जाएगा। इसलिए रोपण फसल इतना पर के नहीं रुकना, आगे भी नहीं लगा हुआ, ये बात याद रखिएगा। आपको तो पता है कि रोपण फसल कॉफी रबर गन्ना है, गेहूँ छोड़ के, तो मार दीजिएगा कहीं पिएगा, चलो भाई कॉफी मार देते, नहीं, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तो आपको मतलब आंसर जो है दिमाग में राइट रहेगा, लेकिन जो मारिएगा टिक वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद आंसर देखना, उसके बाद टिक लगाना, बिना देखे सोचे समझे टिक नहीं लगाना। तो इसका कहता रोपण फसल नहीं है तो गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉफी रबर और गन्ना रोपण फसल है, गेहूं रोपण फसल नहीं है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सा तृतीय क्रियाकलाप, क्रियाकलाप आप लोग पढ़े होंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। तो कहता है इसमें से मतलब जो 4 विकल्प दिया है इसमें से, जैसे कृषि, व्यापार, आखेट, बुनाई, इसमें से कहता है मतलब क्रियाकलाप क्या है, तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पूछ रहा है। तो आपको नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए, अब इसमें खटाक से क्या होगा आप बता दीजिए फटाफट कमेंट में। इसका जो है आंसर हो जाएगा व्यापार। क्या हो जाएगा? व्यापार। उसके बाद अगला क्वेश्चन से देख लीजिए, कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। इसमें जो है क्वेश्चन को पूरा पढ़ के और आंसर यानी पहले ऑप्शन से पढ़ना है। पहला ऑप्शन में प्रतिभूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सीमांत भूमि, अशुद्ध बोया गया क्षेत्र। कहता है भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, तो याद रखिएगा भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है तो सीमांत भूमि, भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है तो क्या होगा? सीमांत भूमि जो है भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। उसके बाद 7 नंबर में देख लीजिए, 7 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक और नवीकरणीय स्रोत है। और नवीकरणीय मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और नवीकरणीय मतलब होता है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों का परिभाषा हो गया। तो जैसे देखिए कोयला को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते थे, तापीय ऊर्जा, ताप कोयला को ताप देकर बिजली बनाया जाता है, तो कोयला से बिजली बनता है, तो तापीय ऊर्जा हो गया। तो तापीय ऊर्जा हो जाएगा, इसमें से स्रोत हो जाएगा। पवन ऊर्जा कहिएगा तो नवीकरणीय स्रोत है, सौर ऊर्जा कहिएगा तो नवीकरणीय स्रोत है, जल भी क्या है? नवीकरणीय स्रोत, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 7 नंबर का तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, यानी इसमें से मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है मतलब चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा मतलब जो है कौन सा राज्य चीनी का सबसे मतलब दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी, बार बार ये सब जो है क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? यानी कि महत्वपूर्ण है किसके लिए? इंदिरा गांधी नहर के लिए, यानी कमान क्षेत्र के लिए, यानी कि जो एकदम सतत पोषणीय विकास के लिए जो है एकदम उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर से हो जाएगा पारितंत्र विकास। पारितंत्र
नहर किस लिए बनाया जाता है, यानी खेत खलिहान मतलब सिंचाई के लिए, पशुपालन आदि, यानी बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए नहर मतलब जो है गंवान क्षेत्र बनाया जाता है, जो विकास यानी सतत पोषण लगातार विकास के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो पारितंत्र विकास, कौन सा, पारितंत्र विकास होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। स्थलबद्ध यानी स्थल से जुड़ा हुआ पोताश्रय है। पोताश्रय मतलब जो समुद्र से जुड़ा हुआ होता है, समुद्र में रहता है, उसे पोताश्रय मतलब जो जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप जहाजें होता है आके लगता है, पानी वाला जो जहाज होता है आता है, जिसको जलयान भी बोला जाता है। तो देखिए मतलब कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा, विशाखापट्टनम जो है स्थलबद्ध पोताश्रय है। ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बार बार सब क्वेश्चन जब पूछा जाता है, कहता है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नव निश्चयवाद का प्रवर्तक जो है जी टेलर है। क्या है, जी टेलर। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, जी टेलर। अब देखिए 12 नंबर, ये भी अधिक से अधिक जो है मतलब पूछे गए मतलब ईयर्स में क्वेश्चन है। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। इसमें से देखिए ये कौन क्वेश्चन पूछे देगा, पर्वत पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो इस सीढ़ीनुमा देखे होंगे, पर्वत कभी गए होंगे घूमने के लिए हिमालय क्षेत्र में, या नहीं तो कहीं अन्य राज्य में गए होंगे तो देखे होंगे सीढ़ीनुमा होता है, यानी कि जो अधिवास होता है, यानी जो आवास बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, सीढ़ीनुमा में बनाया जाता है। तो इन पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो सीढ़ीनुमा। अब उसके बाद देखिए कहता है नदी के किनारे, यानी नदी के किनारे किस प्रकार का आवास पाया जाता है, तो रेखीय। याद रखिएगा, नदी के किनारे वाला पूछेगा तो रेखीय हो जाएगा, और झील के किनारे तो वृत्ताकार। झील के किनारे वृत्ताकार, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। झील किनारे मतलब किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो वृत्ताकार। और नदी के सारे तो रेखीय, याद रखिएगा। आप पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो सीढ़ीनुमा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से देख लीजिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जनसंख्या जो है, यानी कि भारत मतलब कोई भी देश की जनसंख्या ले लीजिए या किसी वर्ग की जनसंख्या लीजिए, तो उसमें कहता है कि मतलब कौन से आयु जो होता है, किस आयु में जो है प्रतिनिधि करती है। मतलब यानी कि कमान संभालने का काम करता है, भार संभालने का काम करता है, अपनी क्षमता दिखाने का काम करता है। तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। यानी जब 15 वर्ष को हो जाता है तो उनके बहुत सारे भार उनके ऊपर आने लगता है, ये काम करना है, इसे करना है, उसे करना, यानी कि हर एक कमान को संभालने का काम कर देता है। नहीं, जनसंख्या की कार्यशील कार्य यानी काम करने की क्षमता 15 से लेकर 59 वर्ष तक होता है। उसके देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये भी बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज के प्रकार है। अधात्विक, धात्विक नहीं पूछ रहा है, अधात्विक खनिज के प्रकार है। याद रखिएगा, अधात्विक खनिज का प्रकार है। सोना क्या है, धातु है। तांबा क्या है, धातु है। चांदी क्या है, धातु है। तो बचा क्या, अबरक। बचा क्या, अबरक। तो अबरक जो है अधात्विक खनिज है। अबरक जो है अधात्विक खनिज है, याद रखिएगा। कभी कभी दूसरे ऑप्शन से पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो अधात्विक देखिए सोना तांबा चांदी क्या धातु है, तो बचा क्या, तो अबरक, यानी गौ नंबर बचा। समझ गए ना, कभी कभी उल्टा दिमाग लगाइएगा तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिए। तो अधात्विक खनिज पूछ रहा है तो अबरक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं। प्रतिकर्ष, तो प्रतिकर्ष जो है ऑप्शन में देखिए बेरोजगारी है, जल भाव है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, गृह प्रेम है। तो यानी कि इसका हो जाएगा, यानी कि प्रतिकर्ष का कारक नहीं है गृह प्रेम। प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, बाकी सब है। बाकी सब है, सिर्फ गृह प्रेम को छोड़कर नहीं है। मतलब गृह प्रेम नहीं है, बाकी सब है, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ये तो निश्चित है, डिफिकल्ट है कि हर साल जो है इस तरह के क्वेश्चन, एक तिल से संबंधित है, निसंशोधन कारखाना से संबंधित पूछ देता है। देखिए
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधक कारखाना है, तेल शोधक कारखाना है। तो देखिए आपको याद है कि बरौनी में, मतलब बरौनी बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ग्वालियर नहीं है, महाराजागंज नहीं है, तारापुर भी नहीं। तो बरौनी यानी बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इस तरह के पूछ देता है कभी कभी। इसमें से कहता है कौन सा तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी। समझ गए। उसके देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 17 नंबर कहता है कि ये हम बोले ना बार बार ये समझा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, राजधानी नगर है। ऑप्शन में है नागपुर, कानपुर, गोरखपुर, रायपुर। नागपुर, कानपुर, गोरखपुर, रायपुर। तो देखिए रायपुर जो है, रायपुर ये राजधानी नगर है, राजधानी नगर है, राजधानी नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा राजधानी नगर। इसमें से कौन सा नगर है, नगर है तो रायपुर है, बाकी सब नगर नहीं है। उसके देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, देखिए बार बार बोले ना तृतीय क्रियाकलाप, देखिए दोहरा दिया क्वेश्चन। कह रहा है कि इनमें मतलब इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, उदाहरण पूछ दिया। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो उदाहरण देखिए परिवहन हो जाएगा, यानी तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण क्या है, परिवहन, मछली पालन, विनिर्माण, आखिर ये सब नहीं आएगा, और परिवहन जो है तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। उसके देखिए 19 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन चीनी उद्योग केंद्र है। देखिए पीछे क्वेश्चन जो पूछा था है कि चीनी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मतलब उत्पादक राज्य, यहाँ पूछ रहा है चीनी उद्योग के केंद्र, चीनी उद्योग के केंद्र पूछ रहा है, इनमें से कौन से चीनी उद्योग के केंद्र है। तो याद रखिएगा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जो है चीनी उद्योग के केंद्र है, कोयम्बटूर जो है चीनी उद्योग का केंद्र है। उसके देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र, यानी इनमें से निम्नलिखित में से कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। तारापुर, मुंबई, हैदराबाद, भागलपुर, यानी 4 ये ऑप्शंस है, इसमें से कौन होगा बताइए कमेंट करके। तारापुर, मुंबई, हैदराबाद, भागलपुर। इसका जो आंसर हो जाएगा मुंबई, क्या हो जाएगा मुंबई। पेट्रोकेमिकल का उत्पादक केंद्र जो है मुंबई है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन, बार बार जो है ये सब जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। पूछ देगा, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा कर रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में दिमाग में घुसा लीजिएगा, एकदम हनाना के आपको 2 नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा तो 2 नंबर आपको फिक्स है, मिल जाएगा। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो है बंगलोर, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है बंगलोर है। प्रौद्योगिकी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी मतलब है यानी जो सूचना को प्रदान करने वाले जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, यानी बहुत सारे चीज़ जो है चैनल बनता है कहाँ पर, तो बेंगलोर में। कहाँ पर बनता है, बेंगलोर में, याद रखिएगा। उसके देखिए 22 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि इनमें से मतलब निम्नलिखित में से कौन लौ इस्पात उद्योग के केंद्र है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ऑप्शन में झरिया है, राउरकेला है, रायपुर है, बीरमित्रपुर है। तो इसका जो है जो आंसर राउरकेला हो जाएगा, यानी लौ इस्पात मतलब लौ इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ है, राउरकेला में। लौ इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ पर है, राउरकेला में। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर, ये भी देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन बैंक जब उल्टा के देखिएगा तो इस क्वेश्चन को बहुत बार आप देखिएगा कि जो पूछा गया है। कहता है किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुआ था। बार बार देखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ने किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुआ है। तो भारतीय रेल की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुआ था। मतलब भारत में रेल की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुआ था। अब अगले देखिए भारतीय रेल से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ दिया। कहता भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। वर्ष नहीं पूछा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कब का है नहीं है, जो ऑप्शन है और उसके अनुसार आप मारिए। कहता भारतीय रेल जाल कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की कुल रेल जाल की लंबाई जो है 63,221 किलोमीटर है। 63,221 किलोमीटर है।
उसके देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए मतलब रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया। आप देखिए ये इसलिए माइंड में बैठा के रखिएगा, भारतीय रेल से संबंधित एगो ने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछबे करता है। भारत रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? कितने मंडलों में विभाजित किया गया? तो 16 मंडल में विभाजित किया गया, याद रखिएगा। भारतीय रेल को जो है 16 मंडलों में जो है विभाजित किया गया। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपगाम नहीं है? 26 नंबर क्वेश्चन जो कहता है मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। क नंबर कहता है मात्रात्मक क्रांति, ख में क्षेत्रीय विभिन्नता, ग में स्थानिक संगठन, अवनेशन का एवं वर्णन। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मात्रात्मक क्रांति यानी मानव भूगोल को उपगाम नहीं है, मात्रात्मक क्रांति। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर जो है कहता है संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो याद रखिएगा इसका होता है मानवीय घटक जो है, अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो मानवीय घटक, मानवीय घटक को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? मूलभूत क्षेत्र है जो है इसमें से सभी हो जाएगा। स्वस्थ भी देखिए, स्वस्थ रहना भी जरूरी है, मानव के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, संसाधन रहना चाहिए, संसाधन रहना जरूरी है, शिक्षा रहना चाहिए, नहीं सभी चाहिए। मूलभूत क्षेत्र तीनों है, इसलिए इसमें से सभी यानी कि लास्ट ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 29 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? ये बात एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और ये बात एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव विकास मतलब मानव अधिवास है, महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। तो याद रखिएगा संघनन, संघनन जो है संघनन है, पूरा संघनन हुआ है गंगा के मैदान में। महत्वपूर्ण मानव अधिवास जो है पूरा संघनन है, नहीं पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? किस प्रकार की? तो इसका हो जाएगा रेखिया। हम बोले ना तक नहीं समझाए थे कि जो है नदी के सहारे जो है किस प्रकार की बस्ती बनती है? तो रेखिया बनता है। क्या बनता है? रेखिया बनता है। उसके बाद देखिए राइन जलमार्ग, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है राइन जलमार्ग, इस बार भी हो सकता है पूछ जाएगा एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा राइन जलमार्ग जोड़ती है। तो राइन जो जलमार्ग जोड़ता है जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ता है। राइन जलमार्ग किसको जोड़ता है? जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है मुंबई नगरीय समूह में। मुंबई नगरीय समूह में जो है प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक, क्योंकि मुंबई जो है बहुत सारे जो है यानी उद्योग धंधा का केंद्र बन चुका है, इसलिए वहाँ सबसे अधिक प्रवासी है, क्योंकि वहाँ काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। उसके देखिए 33 नंबर क्वेश्चन जो कहता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो आपको यह पता ही है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। कौन सी है? तो यमुना नदी है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है 34 नंबर जो क्वेश्चन जो है कहता है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन जो है आपको बता देते हैं जो है माही बेसिन है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, माही बेसिन है, याद रखिएगा पश्चिमी भारत की नदी बेसिन माही बेसिन है। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा गंगा के डेल्टा। एग्जाम में देख लीजिएगा उल्टा के आप जो है क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा सब्जेक्टिव की ओर बता देते हैं क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो सब्जेक्टिव में देख लेते हैं। थोड़ा हम बता देते हैं, प्रश्न आप हल कर जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर हम सभी क्वेश्चन जो है बन गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है 10 प्रश्न उत्तर है, इसमें से हम 10 ही प्रश्न उत्तर डाले हैं। आप बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा।
पहला क्वेश्चन है हम डाले हैं, उत्तरी भारत के अधिकांश राज्य में मानव विकास के निम्न स्तर के 2 कारण लिखिए, बताइए। तो आप लिख लीजिएगा, मतलब बनाने के लिए दिए हैं। उसके देखिए, संघनन अधिवास एवं बिखरे अधिवास में अंतर स्पष्ट। देखिए गंगा के नदी के किनारे जो है, मतलब गंगा के नदी के किनारे सारे जो है संघनन अधिवास, मतलब संघनन है, बिखरे अधिवास जो है आपको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिल जाएगा। प्रवास से संबंधित के लिए 2 प्रतिकर्ष, मतलब प्रतिकर्ष कारक को उल्लेख कर सकते हैं। तो प्रवास देखिए, पहला तो काम और दूसरा मतलब रोजगार, यानी काम और रोजगार जो है ढूंढने के लिए निकलता है। अगर मान लीजिए आपका काम नहीं मिलेगा तो पेट तो भरेगा नहीं, आगे तो जाइएगा, इसलिए जो है प्रवास का मुख्य है। इससे मतलब ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में सभी पूछे जाते हैं, तो चलिए याद रखिए। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास के सूचकांक को लिखे। ये भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमने बता दिए है। आप बढ़िया अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको अगर नहीं है तो बता दीजिए, अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर जो है पूर्ण रूप से हम समझा सकते हैं। उसके देखिए 5 नंबर जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर टिप्पणी कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज जो 4 महानगरों को जोड़ता है, तो याद रखिएगा। तो उसके देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम लिखे। ये भी क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, भारत में 2 पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र का नाम भी कता लिखे लें, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। उसके देखिए 8 नंबर में है, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए। तो आपको पता है जल प्रदूषण यानी जल को रोकने के लिए कचरा नहीं फैलाना है, ये सब कचरा नहीं फैलाना है, जल को स्वच्छता रखना है, कचरा डस्टबिन बनाना है, जिससे जल प्रदूषण का रोकथाम को पाए। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर इसको मतलब इस तरह के क्वेश्चन को अगर आंसर देते हैं, आप पढ़े होंगे, तो अगर नहीं आपको अगर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो हमारे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में इस सारे जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आपको हम समझा देंगे। तमिलनाडु के 4 प्रमुख सूती वस्त्र मतलब केंद्र उद्योग जो है बताना है, वस्त्र का उद्योग केंद्र का नाम लिख देना है, ठीक है। तो अच्छा तरह से बन जाएगा। उसके 10 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है, भारत के 4 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का नाम लिखना है। भारत के मतलब सॉफ्टवेयर जो है, जिसमें से बंगलोर भी है, मोहाली भी है, तो इस तरह के 4 गो लिख देना है। हम 2 को तो बताइए यदि आप 2 गो लिखें। भारत के 4 मध्यकालीन नगर जो मध्यकालीन है उसके बारे में लिखना है। 12 नंबर में जो है, भारत परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से है वो भी लिखना है। सतत पोषणीय विकास के संकल्प को परिभाषित करना है। 14 नंबर में है, पाइपलाइन परिवहन के लाभ एवं हानि की विवेचना करना है। 15 नंबर जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या है, यानी 15 गो में जो है आपको कितना बनाना है, याद रखिएगा 10 एक बनाना है। इसमें से देखिए ये सभी 15 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है। इस क्वेश्चन को मतलब बनाइएगा, बैठकर सोचिएगा नहीं, बनाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए जो है हम कह रहे हैं बार बार जो है, क्योंकि वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर लिया जाए तो दीर्घ उत्तरीय में जो है नहीं 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र जो है बार बार एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछ देता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास और वितरण के बारे में वर्णन करना, ठीक है। और में यानी अथवा में जो है दूसरा क्वेश्चन पूछा है, भारतीय कृषि समस्या। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भारतीय कृषि समस्या समाधान का वर्णन आप कर सकते हैं। बिहार में तो देख सकते हैं पानी आने से, ज़्यादा पानी आने से धान दहा जाता है, और सूखा रहने से तो फिर भी तो नाशी हो जाता है। उसके 17 नंबर क्वेश्चन जो है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप का अंतर, आप क्रियाकलाप समझते हैं, अच्छा से बन जाएगा। हाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको बता दीजिएगा, तो हम अगले वीडियो में पूर्णतः हम समझा देंगे। और देखिए अथवा में जो है चलवासी, यानी चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुपालन में अंतर क्या है। देखिए चलवासी मतलब जो है, देखिए थोड़ा हम समझा देते हैं। चलवासी का मतलब हुआ यानी एक मतलब यहाँ पर जो है चारा खत्म हो गया तो फिर दूसरे जगह जहाँ चारा है वहाँ अपना पशु लेके चले गए। लेकिन जो पशुपालन जो होता है यानी अपने घर में पशु तो यहीं रखना है, लेकिन चारा जहाँ से भी वहाँ लाकर उसको देना पड़ता है। तो आप समझ गए ना अंतर, तो अच्छा से लिख लीजिएगा, इतना बात समझ गए तो समझ लिख लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग के महत्व का वर्णन कर सकते हैं। बार बार इस सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके देखिए एक मानचित्र, याद रखिएगा मानचित्र जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक जो हर साल एक मानचित्र आपको पूछेगा, भारत का मानचित्र बनाना है। उसमें विशाखापट्टनम, पणजी, रांची, तिरुवनंतपुरम, सूरत, जम्मू नगर, ये सब जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोई दिक्कत है तो इस तरह के क्वेश्चन है। हमने जो है देख लीजिए, हमने जो पूरा तरह से डाल दिया है
किस तरह जो है ज्योग्राफी का जो मतलब इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, देख लीजिए बढ़िया से। तो इस तरह से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये देखिए बढ़िया देख लीजिए, हम ऑब्जेक्टिव को जो है दे दिए हैं, नीचे में आंसर दे दिए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव का हम आंसर दे दिए हैं। आप इसको बढ़िया से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप इसे बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।